सभी साथियों को नमस्कार। कमल जी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि भाग में जहां से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2014 की जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा थी उसमें पूछे गए शिक्षण अभिरुचि के 40 प्रश्नों का हल व्याख्या सहित। क्योंकि आयोग की परीक्षाओं में कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो रिपीट कर दिए जाते हैं, तो यहाँ से हमें कई प्रश्न ऐसे मिल सकते हैं जो इस परीक्षा में भी पूछे जाएं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि भाग के अंतर्गत 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शंस हैं 2001, 2002, 2004 और 2005। तो इसका आंसर करने से पहले एडुसेट क्या था इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको प्रदान की जाए। एडुसेट जो था, जिसको जीसैट 3 के नाम से भी जाना जाता है, और यह संचार उपग्रह था जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसरो कहते हैं, के द्वारा 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। और यह प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की सुदूर शिक्षा हेतु बनाया गया एक उपग्रह था। तो यह प्रक्षेपित जो किया गया था वो 2004 में किया गया था। अगर डेट की बात आए तो 20 सितंबर 2004, ऑप्शन सी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 71 का। प्रश्न संख्या 72 की बात की जाए तो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है या होता है, क्या होता है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो आपका कठोर शिल्प उपागम का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा बिना बोझ के एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की थी यशपाल समिति के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 का। अब यशपाल समिति की विषय में बात की जाए तो प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वर्ष 1992 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति में देश के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया था और 15 जुलाई 1993 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, जिसमें समिति ने शिक्षा बिना बोझ के पर बल दिया था। साथ ही इसके अन्य सुझावों में भाषा को जीवन में जोड़कर पढ़ाना, गणित को रटने की बजाय समझाना और प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 करने का सुझाव भी शामिल था। तो महत्वपूर्ण समिति थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला है प्रश्न संख्या 4, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है। तो यहाँ पे शाला त्याग का जो संबंध है वो अपव्यय एवं अवरोधन से है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ थोड़ा आप अपव्यय क्या है और अवरोधन क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, इसे समझ लीजिए। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बच्चे को शिक्षा से हटा दिया जाए, चाहे कारण कोई भी हो, ऐसी अवस्था को अपव्यय कहते हैं। अर्थात उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाए और बच्चा एजुकेशन को छोड़ दे तो वो अपव्यय कहलाएगा। और अवरोधन यह है कि प्राथमिक शिक्षा में किसी भी कक्षा में बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक के लिए रोका जाता है, तो ऐसी स्थिति को अवरोधन कहते हैं। तो अपव्यय एवं अवरोधन दोनों ही क्रियाओं का संबंध शाला त्याग से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, अर्थात एजुकेशन एंड नेशनल
डेवलपमेंट। शिक्षा आयोग का जो नाम है वो कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग, इन नामों से इसे जाना जाता है। इसका गठन 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और बात की जाए, इसने संपूर्ण शिक्षा पर अपने सुझाव दिए थे। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा पे अपने सुझाव दिए थे। और इसका जो शीर्षक था वो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास था। इसने कुल 23 संस्तुतियां प्रदान की थी और 29 जून 1966 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। अगला है प्रश्न संख्या 6। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। तो श्रव्य सहायक सामग्री की बात करेंगे तो श्यामपट्ट नहीं है, बाकी रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन ये सब श्रव्य सहायक सामग्री है। श्रव्य का अर्थात है सुनने वाली, श्यामपट्ट दृश्य सहायक सामग्री है, श्रव्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किसने किया था। तो मूल्यों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो आपका स्प्रेंजर ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण करते हुए व्यक्तित्व को 6 वर्गों में विभाजित किया था, जो थे सैद्धांतिक मूल, आर्थिक मूल, सामाजिक मूल, राजनैतिक मूल, धार्मिक मूल और सौंदर्यात्मक मूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्यवहार तकनीकी आधारित है। तो व्यवहार तकनीकी सीधे सीधे मनोविज्ञान पे आधारित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 78 का या 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक है। कौन से कारक है, यह कथन दिया था। तो यह कथन आपका जो है वो दिया गया था हफ और डंकन के द्वारा। और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और यह जो प्रश्न है उस बार की परीक्षा में इसके अतिरिक्त मार्क मिले थे। तो इसका जो राइट आंसर है व्यवहार, मूल व्यवहार के निर्धारण का कारक है, ये हफ और डंकन के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 80। विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, ये भी है। अध्यापकों में नेतृत्व की कमी, ये भी है। मूल्यों की कमी, यह भी है। तो उपरोक्त सभी कारण जो है विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 81। प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रशासन। ये सभी कार्य जो हैं वो प्रधानाध्यापक के हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 81 का। प्रश्न संख्या 82। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो संबंधित है आपका प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक योजना थी, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ 1987 में किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83 या 13। मूल्य ह्रास का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो यहाँ पे मूल्य ह्रास का सबसे बड़ा जो कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। शिक्षण के 14 कौशलों को जन्म दिया। तो शिक्षण के 14 कौशलों को जो जन्म है वो एलन एवं रेयन ने दिया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 84 या 14 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और इन्हीं के समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया था। तो यह दिया गया था आपका मैस्लो द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
मानव आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो हैं। इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में 5 स्तरों का वर्णन किया था, है ना। सबसे पहला था शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा सामाजिक आवश्यकता, चौथा सम्मान की आवश्यकता और पांचवा था आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ 1995 में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है। तो मैं नहीं आप आदर्श वाक्य राष्ट्रीय सेवा योजना का है। इसे हम NSS या नेशनल सर्विस स्कीम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय है, जिसको श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय, ये मुंबई में स्थित है और 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो यहाँ बात हो रही है ऑप्शन नंबर डी 86वें संविधान संशोधन की। यहाँ हम बता दें आपको कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में आया था, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल प्रदान करता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 21 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था तथा अनुच्छेद 51A के द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में माता पिता के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2002 में आया था। अगला है प्रश्न संख्या 91, कहता है निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया था और राधाकृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग का गठन जो है वो 1948-49 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा किया गया था और राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र जो है वो माध्यमिक शिक्षा था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर ही इसको मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाठ्यचर्या में विविधता लाने एवं मध्यवर्ती स्तर जोड़ने तथा त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी सिफारिश दी गई थी और यह माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयोग था। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो भैया सर्व शिक्षा अभियान जो है वो शुरू किया गया था सन 2000 और 2001 में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000-2001 में की गई थी और ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो कि पूरे देश में लागू किया गया एक साथ, और इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और वैकल्पिक स्कूली सुविधा उपलब्ध कराना था। अगला है प्रश्न संख्या 94, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो शिक्षण कौशलों का विकास जो है वो सूक्ष्म शिक्षण द्वारा या माइक्रो टीचिंग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 94 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा था। तो यह ध्यान जो है वो सबसे पहले खींचा था हर्टाग समिति ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 95 का। और हर्टाग समिति 1929 में प्रस्तुत की गई। इसने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का वर्णन किया था। यहाँ
पहले बता दिया है। अपव्यय से आशय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले छात्र को विद्यालय छोड़ देना है, जबकि अवरोधन का आशय छात्र का एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्षों तक रहना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो 1988 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 96 का। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 16 से 35 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान कर पढ़ने लिखने योग्य बनाना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश राधाकृष्णन आयोग के द्वारा की गई और इसी के क्रम में या इसी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है। तो विद्यालय का जो आंतरिक अनुशासन संभालने की जिम्मेदारी है वो प्रधानाध्यापक की होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 98 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। कहता है एनसीटीई को किस वर्ष में एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया था? तो एनसीटीई को एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया था 1995 में। एनसीटीई जिसे हम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नाम से जानते हैं या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसे 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के द्वारा एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से किस शहर में एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो यह आपका चेन्नई में नहीं है। एनसीटीई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो क्रमशः जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल में स्थित है। चेन्नई में इसका कोई भी कार्यालय क्षेत्रीय स्थित नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 101, जो यहाँ पे पहले कोई कालक्रम दिया गया है, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे कूट दिए, पहले हम इनकी सन देख लेते हैं। अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो इसका गठन जो है वो 1953 को हुआ था। माध्यमिक शिक्षा आयोग की अगर बात करें तो यह 1952 में आया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये आपका 1948 में आया था और शिक्षा आयोग 1964 में आया था। तो क्रम जो इसका रहेगा, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग 1992 नहीं, सॉरी एक बार फिर से देखते हैं, गलत हो गया, वो लिखने में मिस्टेक हो गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और शिक्षा आयोग 1964। अब यहाँ क्रम रहेगा 3, 2, 1, 4। तो यहाँ हम देखते हैं 3, 2, 1, 4 हमारा ऑप्शन भी सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे प्रदर्शन कौशल से संबंधित जो नहीं है वो है आपका अनुबोधन। ऑप्शन डी सही उत्तर है। बाकी के छात्र सहभागिता, उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग और प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना, ये सभी प्रदर्शन कौशल से संबंधित है। अनुबोधन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। कहता है तकनीकी के 3 CS का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे तकनीकी के जो 3 CS हैं, इनका जो अर्थ है वो है आपका कंप्यूटर, पाठ्यक्रम और संप्रेषण से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 103 का। C3 जो है हमारे
कंप्यूटर, कैरिकुलम और कम्युनिकेशन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 104, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? तो परिमाणात्मक मापन की विशेषता जो है वो आत्मनिष्ठता नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी शून्य बिंदु, वस्तुनिष्ठता और निश्चित एवं पूर्णता मूल्य की इकाइयाँ, ये सभी परिमाणात्मक मापन की विशेषताएं हैं। अगला है प्रश्न संख्या 105, जो कहता है 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया था। तो 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को जो लागू किया गया था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार लागू किया गया था। और 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था का जो सुझाव है वो कोठारी कमीशन 1964-66 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 106, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा जी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जो है वो 2005 ईस्वी में किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट है पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है? तो पुनः निर्देशन जो है वो आपका खोजपूर्ण प्रश्न पूछने के कौशल का गठन है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 107 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का उपयोग करना चाहिए? तो अनुशासनहीनता के निवारण हेतु हमें सुधारात्मक एवं निरोधात्मक दोनों ही तरीकों का उपयोग करना चाहिए। अगर आवश्यकता है तो सुधारात्मक और नहीं तो उसका निरोधात्मक उपाय करना चाहिए। सिर्फ एक से अनुशासनहीनता का निवारण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, जो कहता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो शिक्षा आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2013 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अभियान है जिसके अंतर्गत आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 109 का। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, कौन सा शिक्षण आव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है? तो प्रभुत्ववादी आव्यूह में सम्मिलित न होने वाला जो शिक्षण आव्यूह है वो खोज शिक्षण आव्यूह है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 110 का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने वर्ष 2014 में जो उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न थे उनको सॉल्व किया। इसको आप वीडियो को गंभीरतापूर्वक देख लीजिए। इसमें से कई प्रश्न हो सकता है आपको हूबहू मिल जाएं इस वर्ष की परीक्षा में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी को तैयार रखिए।